friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं ज़रूर देखिए, और देखिए जिन बच्चों ने अभी तक सोच रहे हैं कि तैयारी करें नहीं करें तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। अभी देखिए ज़्यादा वक्त आप लोगों के पास नहीं बचा है, तो जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हैं तो वो अभी भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि देखिए आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। 15 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप कुछ नया भी पढ़ सकते हैं। बस आपको एक अच्छे टाइम शेड्यूल के साथ चीज़ें आगे करनी है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक क्लास बना के डालूंगी जिसमें आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग चीज़ें करें कि आप 15 डेज़ में भी एग्ज़ाम इजीली पास कर पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो देखिए जब सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज क्या होता है, तो वहाँ पर देखिए विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है, विकेंद्रीकृत विकास को सिद्धांतों को कहा जाता है, या फिर मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है, या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है। तो देखिए जब हमारे शरीर का विकास जो होता है वो सेंटर टू, देखिए जब सेंटर टू एक्सट्रीम होता है, ठीक है, एक्सट्रीम होता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, तो उस जगह हम बोलते हैं कि जो हमारे शरीर का विकास है वो कैसा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कैसा हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को कहते हैं। और देखिए दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है सिफेलोकॉर्डल, जो हेड टू टो होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है विकास। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिफेलोकॉर्डल। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए प्रमुख स्थान जो होता है वो स्कूली बच्चों का होता है। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको सेंटर में माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। और देखिए जब आप लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर जब आप लोग आंसर करते हैं ना पेडागोजी के, तो बच्चा आप लोगों को सेंटर में रख के ही वहाँ पर आंसर देने होते हैं। जब भी आप बच्चे को लेकर के चलोगे ना कि बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, अपने आप को सोच के देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी होती है। जब आप एक कक्षा में बैठते हैं या आप सामने टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस चीज़ें जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, या जब हम स्कूलिंग टाइम पे थे तो हमारे साथ क्या चीज़ें होती थी, तब आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और देखिए पेडागोजी में यही सेम चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है कि जब आप टीचर बनेंगे तो आप बच्चे की किन किन चीज़ों का ध्यान वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर समूह की अनुरूपता का। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो जब हम देखिए समाज के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने लगते हैं तो वो होता है कन्फर्मिटी, जिसको हम कहते हैं समूह की अनुरूपता। ठीक है, समूह के अनुरूप चलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। तो देखिए कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है, संवेदी गामक में हो जाती है, पूर्व परिचालन में होती है, मूढ़ परिचालन में होती है, फिर औपचारिक परिचालन में होती है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर कब आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस संवेदी गामक में आती है, किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। और देखिए एक और पूछा जाता है एनिमिज्म थिंकिंग। एनिमिज्म थिंकिंग जो होती है बच्चे की वो कौन सी स्टेज में होती है, तो एनिमिज्म आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसके अलावा देखिए एनिमिज्म क्या होता है, जीववादी सोच, जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो कौन सी सोच होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सोच होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखिए यहाँ पर CCS आता है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या फिर अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो देखिए जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24,
24 से 30 या फिर 30 से 36। तो देखिए कितने मंथ बच्चे को लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होता है 18 से 24। देखिए जब 18 से 24 मंथ का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो छोटे छोटे वाक्यों को क्या करना है, बोलना शुरू कर देता है मिला करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जब 2 साल तक का बच्चा होता है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है सही तरीके से, तो वो क्या करता है, शब्दों को मिला करके छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि या फिर IQ की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या फिर टर्मन के द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो जो बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा है, जो कंसेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है, द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच या फिर विविध सोच। तो देखिए जो क्रिएटिविटी होती है उसको हम किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, क्रिएटिविटी को हम किससे जोड़ते हैं, विविध सोच से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, व्याख्यात्मक या फिर विभक्ति विषयक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल, ध्वनि संबंधी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष या फिर सामाजिक भाषाई उद्ग्रत। तो देखिए क्या इसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है भाषा निर्धारित। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या फिर अनुमानी विधि का। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए अनुमानी विधि का वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो देखिए यहाँ पर कम करने की विधि का नहीं है, द्वितीयक विस्तारक विधि भी नहीं है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, सब गोल्स एनालिसिस या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि। तो देखिए फंक्शनल फिक्सनेस भी नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाएगा, सब गोल एनालिसिस उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। ठीक है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि इसको बोलेंगे जब बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेता है आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो क्या होता है, जेंडर जो होता है वो क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। और देखिए जो सेक्स होता है वो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ किस चीज़ के उदाहरण हैं, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाना या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही है यहाँ पर, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूचना तैयार करने में। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो अधिगमकर्ता हैं उनकी उपलब्धि का आकलन कौन से प्रभावी होगी, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालीता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संतुलन के, समता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण या फिर विश्व बंधुता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, समता और समान अवसर यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो किसकी बात करती है कि बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया हुआ हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, समता मिलनी चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो देखिए द राइट ऑफ पर्सनल विद डिसएबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन विच ईयर? 1992, 1995, 1999 या फिर 2016। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए जो ये अधिकार अधिनियम हुआ था ये 2016 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत, देखिए सबसे नेगेटिव वर्ड है ये वर्गीकृत करना बच्चे को, ठीक है। आप लोगों को बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है, उसको कैटेगराइज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत विविधताओं, देखिए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। देखिए केवल किस चीज़ के ट्रेन, देखिए ट्रेन होने चाहिए, टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों, ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर्स। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के लिए, या फिर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर कौन सा हो जाएगा 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के बच्चे के लिए। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किस चीज़ से है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किस चीज़ में अंतर्निहित हैं? केंद्रीकरण में, संज्ञान बोध में, संज्ञान में, या फिर समायोजन में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ये सब जो होते हैं किस में होते हैं? मेटाकॉग्निशन में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच कहते हैं, सृजनात्मक सोच कहते हैं, अमूर्त सोच कहते हैं, या फिर मूर्त सोच उसको कहा जाता है। तो देखिए क्या चीज़ बोली जाती है? तो वो होती है हमारी कंक्रीट थिंकिंग। क्या बोला जाता है? उसको मूर्त सोच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, या फिर त्रुटिहीन अनुदेशन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? तो देखिए यहाँ पर अधिग्रहण का है, अभिप्रेरण का है, आत्मनिर्भरता का है, या फिर सामान्यीकरण का है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए जो मेंटेनेंस होता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है जनरलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ज़जोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधी होते हैं, या फिर एकीकृत होते हैं। तो देखिए जो कॉग्निशन और इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं? ज़जोग के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह किस शिक्षण विधि का प्रयोग
कर रहे हैं। देखिए अनुकरण तो यहाँ पर नहीं है, ना ही ऑब्जर्वेशन है और ना ही यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, बल्कि क्या है, प्रतिरूपण, मॉडलिंग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निवर्तमान या फिर निरंकुश। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कैसा व्यवहार कर रहा है बच्चा, यहाँ पर सतर्क है, विजिलेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, सृजनात्मक है, सौंदर्यबोध है, अमूर्त है या फिर तार्किक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, तो तार्किक है, लॉजिकल है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ड्रिल और अभ्यास तो नहीं कहते, रट्टाफिकेशन तो नहीं कहा जाता, उपभोक्ता प्रकार का कार्य बोलते हैं या फिर निर्माणात्मक प्रकार का कार्य बोलते हैं या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है। तो देखिए उसको कहते हैं हम कंज्यूमर टाइप टास्क, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और किस संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गतिक बोधक का, कर्ण कोटर का, प्रत्यक्षकरण का या फिर अवलोकन का। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए काइनेस्टिक यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ना तो ऑब्जर्वेशन, ना है परसेप्चुअल, ना ही वेस्टिबुलर है। कौन सा सही है यहाँ पर, काइनेस्टिक, गति बोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन पेपर था आप लोगों का वो यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए आप लोग जांचते रहिए कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। जो वीकनेस आप लोगों की है, जिन जिन पोर्शन में वीकनेस आप लोगों को मिल रही है उनको क्लियर करें। ठीक है, देखिए आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।